बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था कि गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था, अब बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया है जज अब्बर गुल खान साहबा ने, और बाकायदा तौर पर पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि मुलज़िमा को गिरफ़्तार किया जाए। उसकी वारंट मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ चार्ज शीट जारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ऐसा क्या हुआ उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध सरकार के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन ले लिया है। ये सिंध सरकार जो मुराद अली शाह और बिलावल जरदारी की थी, जिन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई थी और जिस तरीके से मुख्तलिफ जो अपॉइंटमेंट्स की गई, जिस तरीके से मुख्तलिफ तैनातियाँ हुई, मेरिट से हट के की गई और गैर कानूनी तरीके से की गई, उसके ऊपर काजी फैज़ ईसा ने बड़ा एक्शन लिया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मामलात में मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट पर। और आप जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अभी ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे, तो वहाँ पर वकला का जो सिंध हाई कोर्ट के साथ मामलात ख़राब हुए थे, क्योंकि जो कराची के अलावा बाकी शहरों से, सिंध के बाकी शहरों से वकला थे जिनको इनरोल किया गया था, उसको सिंध हाई कोर्ट ने उनको वोट देने से रोका था, जिस पर फिर पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट आमने सामने आ गए थे। पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदरूनी मामलात में सिंध हाई कोर्ट की मुबैना मुदाखलत के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल, अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल कौन सी है? आज़म नज़ीर तारड़ साहब या एहसन भून साहब की, और ये लाडली है काजी फैज़ ईसा की। लाडली है तो तभी एक सूबाई हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहकीकात के बाद सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई करें। मुशाहिदे में आया है कि पाकिस्तान बार के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट मुकदमात सुन रही है। सिंध हाई कोर्ट समेत कोई भी सूबाई हाई कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल के फ़ैसलों का जायज़ा नहीं ले सकती। जारी किए गए अलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल वकला के अमूर से मुतल्लिक एक कानूनी इदारा है। पाकिस्तान बार कौंसिल के फ़ैसलों का सिर्फ इस्लामाबाद की अदालतें जायज़ा ले सकती हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और उसकी एग्जेक्टिव कमेटी के फ़ैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तरीके से मुकदमात सुन रही है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आबिद ज़ुबैरी साहब थे, उस वक्त भी इनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसिल के कई फ़ैसलों को मुअत्तल किया गया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हक़ में, और इनको गुस्सा है, पुराना गुस्सा है, और ये समझते हैं कि सिंध हाई कोर्ट अपने जो ज़िम्मेदारी हैं उससे अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है और पाकिस्तान बार कौंसिल के मामलात में दखल अंदाज़ी कर रही है। इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुतालबा किया गया है कि वो कार्रवाई करें सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के 140 से ज़ायद महकमों में नई भर्तियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सिफारशी कल्चर पर भर्तियों के मामले पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। आप जानते हैं कि रोका हुआ था जब मुराद अली शाह की हुकूमत के आखिरी दिन थे, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि आप नई भर्तियां नहीं करेंगे और जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी वो करेगी, लेकिन ये अपने आखिरी दिनों में 140 महकमों में गैर कानूनी भर्तियां करके गए थे मुराद अली शाह और बिलावल सरकार। समाअत के दौरान सीनियर अफसर सिंध चाइल्ड हेल्थ केयर ने बयान दिया कि अगर सिफारिश पर मुलाजमतें दी जाती हैं तो सिफारिश भी कब तक आएगी, जिस पर जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि सिफारिश उस वक्त तक आती रहेगी जब तक बासर अफराद की नहल औलादें पैदा होती रहेंगी। जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने कहा कि सिफारिश उस वक्त तक आती रहेगी जब तक फरसूदा निज़ाम तब्दील नहीं होगा। सिफारिश तब तक आती रहेगी जब तक मेरिट पर गरीब को मुलाजमत नहीं मिल जाती। सरकारी अस्पतालों में बच्चे भी नहल और सिफारशी अमले की वजह से मरते हैं। यह सिस्टम इस वक्त तक मुतासर रहेगा जब तक काबिल लोगों को मेरिट पर नौकरियां नहीं मिलती। जब तक मेरिट पर गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। हमें पता है बासर लोगों के बच्चे किस तरह MBBS पास करके आते हैं। ये कौन कह रहा है?
ये सिंध हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि हमें पता है कि किस तरीके से जो जस्टिस ज़फ़र राजपूत वो कहते हैं, हमें पता है किस तरीके से 62 लोगों के बच्चे MBBS करके आते हैं और किस तरीके से फिर उनकी जो नहली है वो पूरा मुआशरा उसकी भीड़ चढ़ता है। चूँकि जो सीनियर अफसर थे उन्होंने कहा जी क्या हो गया, सिफारिशों पे अगर कोई भर्तियाँ हुई हैं तो कब तक सिफारिशें होंगी। उसका जवाब देते हुए जज साहब ने कहा कि जो सिफारिशें उस वक्त तक आती रहेंगी जब तक 62 अफराद की नाअहल औलादें पैदा होती रहेंगी। हैं वो बसर वडेरे हैं, उनकी औलादें नलायक हैं, जैसे बाप नलायक थे वो औलादें भी नलायक हैं, और उन नलायक औलादों को उन्होंने डॉक्टर भी बनवाना है, उन्होंने CSP अफसर भी बनवाना है, उन्होंने तमाम ओहदे भी दिलवाने हैं। तो वो फिर सिस्टम को तबाह कर देते हैं और सिस्टम को तबाह बर्बाद करके इस तरीके से मामलात को चलाने की कोशिश की जाती है। अदालत ने सिंध चाइल्ड हेल्थ केयर से मुलाजमतों से मुतल्लिक रूल्स तलब करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन तरक्की याफ्ता माशरों में रखे जाते हैं, यहाँ तो सिफारशी कल्चर की भरमार है, कारकर्दगी नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि बंदा किसका है। जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की अदम हाज़िरी पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि यह कोई तरीका नहीं है कि हुक्म इम्तना हासिल करने के बाद पेश ही ना हो, आइंदा समात पर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। बेसिकली ये MQM की दरख्वास्त थी और MQM के वकील थे फ़रोग़ नसीम साहब, तो वो पेश ना हुए चूँकि आजकल तो तमाम एक पेज पे है ना, तो इस वजह से फ़रोग़ नसीम साहब को शायद MQM ने कहा होगा कि आपने पेश नहीं होना। 140 जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट ने, और सिंध हाई कोर्ट ने रोका हुआ है भर्तियों से, निगरान हुकूमत को भी रोका हुआ है। और मैं समझता हूँ और जो अब आगे बदकिस्मती ये है कि जो वहाँ पे हुकूमत आएगी, अगर तो इमरान खान रिहा हो जाते तो सिंध में उन्होंने 1 महीना लगाना था, 1 महीने का चिल्ला था और पूरा सिंध कवर कर लेना था। लेकिन चूँकि वहाँ पर अभी तक अवेयरनेस इतनी नहीं है और वडेराइज़म और पीरिज़म इतनी ज़्यादा है कि दोबारा जो जरदारी सरकार है उनको ये लगता है कि वो कोई बड़ा फ़ायदा ले जाएंगे और कोई इस तरह का जो मामला है वो कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी ख़त व किताबत और नोटिफिकेशंस पर अफसरान का नाम लिखने का हुक्म देते हुए कहा कि सरकारी कागजात और नोटिफिकेशन पर अफसर का ओहदा और नाम दोनों लिखे जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट कंजर्वेटिव जंगलात की भर्तियों से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल साहब ने भर्तियों के अमल पर सख्त इजहार बरहमी किया। सेक्रेटरी जंगलात, चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ने सिंध के एडवोकेट जनरल ऑफिस के ला अफसरान पर सवालात उठाते हुए कहा कि सिंध एडवोकेट जनरल ऑफिस में 80 ला अफसरान हैं, ला अफसरान की इतनी बड़ी फ़ौज अदालत में क्यों नहीं पेश होती। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर को इजाफी ला अफसरान को हटाने की हदायत करते हुए कहा कि जब हम प्रैक्टिस करते थे तो 2-3 ला अफसरान होते थे, इन सब ला अफसरान को फारिग करें। एडवोकेट जनरल सिंध के ला अफसरान हर सवाल पर पीछे मुड़कर देखते हैं, सिंध में काबिल वकला मौजूद हैं, उनको ला अफसरान लगाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इश्तिहारात में असिस्टेंट कंजर्वेटिव अफसर के लिए उम्र की हद 30 साल मांगी गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा ओहदा है, उसके लिए जो उम्र की हद मांगी गई, जब इश्तिहार जारी किया गया उम्र की हद मांगी गई वो 30 साल थी। बाद में 15 साल की रियायत देकर 45 साल के बाबों को तैनात कर दिया। 30 साल इश्तिहार पे लिखा हुआ है, बाद में आज खुद अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 45 साल के जो बाबे थे उनको भर्ती कर दिया। तो अदालत ने कहा कि उम्र की रियायत मखसूस हालात में मिल सकती है, तल्लुकात पर नौकरियां देनी हैं तो जामियात बंद कर दें और ये पूरा जो निज़ाम है इसको बंद कर दें और इस तरीके से मामलात नहीं चलते। मेरे ख़्याल में अदालत अब किसी भी सूरत में सिंध सरकार के जो नलायकियाँ हैं उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ये जो जरदारीज़म है ये सिंध से ख़त्म नहीं होगा तो, और भुट्टोइज़म जो नाम नहाद भुट्टोइज़म है, चूँकि जो भुट्टो का नज़रिया था वो तो उनके साथ ही लाड़काना में इन्होंने दफन कर दिया। लेकिन जब तक यहाँ अवेयरनेस नहीं आती, लोगों में शऊर नहीं आता, तो इसी तरीके से ये उनके हक़ पर डाका डालते रहेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जो घोस्ट स्कूल हैं, हज़ारों असातिज़ा ऐसे भर्ती किए हुए हैं जो घोस्ट हैं, जिनका कोई प्रैक्टिकली फील्ड में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उन स्कूलों के लिए भी फ़ंड्स जाते हैं और वो जाली अकाउंट्स में जाते हैं और असातिज़ा की तनख्वाहें भी जाती हैं, जाली अकाउंट्स में जाती हैं, और हज़ारों असातिज़ा वो हैं जिनकी पेंशन के नाम पर जाली अकाउंट्स में पैसे जाते हैं, और वो सारे वो जो जाली अकाउंट्स का धंधा था जिस पर अब हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इनकी वकालत करता है। बाअदालत जनाब स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 लाहौर
بعدالت جناب ابر گل خان صاحبہ، جج انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 لاہور، وارنٹ گرفتاری، یہ گرفتاری کا وارنٹ ہے، یہ ڈائریکٹ وارنٹ جاری کیا گیا ہے گرفتاری کا۔ ایف آئی آر نمبر ہے جی 3715/2022، 3715 2022 کی، بجرم ہے سیکشن 11 جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کا، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے اس کا سیکشن 11 ہے، تھانہ گرین ٹاؤن ہے، برائے تعمیل ایس ایچ او گرین ٹاؤن کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وارنٹ گرفتاری ملزمہ مریم اورنگزیب، آگے ولدیت اور ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ عنوان بالا مقدمہ میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ایس ایچ او کو کہا جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ملزمہ متذکرہ جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اس کو گرفتار کر کے بتاریخ 9 دسمبر عدالت حاضہ میں پیش کریں، کوتاہی کی صورت میں از خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور آگے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، بصورت عدم تعمیل ایس ایچ او از خود عدالت میں پیش ہوں، اور عدالت کی مہر لگی ہوئی ہے اور عدالت نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ یہ عدالت کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے مریم اورنگزیب کی گرفتاری کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشتعال انگیز تقریر کا ان کے خلاف مقدمہ بنا تھا دہشت گردی کی دفعہ 11 کے تحت، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر صورت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا اس معاملے کو وائنڈ اپ کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ کینسلیشن رپورٹ بنا کے گئے تھے، انسداد دہشت گردی عدالت نے کینسلیشن رپورٹ مسترد کر دی تھی اور میرٹ پر ملزمہ کے خلاف کیس چلانے کا حکم دیا تھا۔ ملزمہ پیش نہ ہوئی تو عدالت نے ملزمہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اب باقاعدہ وارنٹ ایس ایچ او کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کریں۔ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، وارنٹ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، کسی طرح کے جو وارنٹ عمران خان کے لیے 36 گھنٹے یہ نگران حکومت آپریشن کر کے تعمیل کرواتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی شریف خاندان کا تو نہیں ہے، یہ تو ان کے ملازمین کا ہے، تو اس پر پولیس کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔